हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से सैम्पल पेपर 2 का भाग ग और यानी कि पार्ट सी, जिसमें हम करेंगे 3 अंक वाले प्रश्न यानी कि 3 मार्क क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जो हैं बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो यदि आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस पूरी श्रृंखला को ज़रूर देखें। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो इसका होगा 3 अंक के क्वेश्चन 20, 21, 22 और 23 नंबर से आएंगे। तो 20वां क्वेश्चन जो है वो मोहनजोदाड़ो के दुर्ग में विशाल स्नानागार के अधिव्यास योजना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर देने के लिए ये चित्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो इसीलिए जो है चित्र दिया गया है, अन्यथा प्रश्न का उत्तर देते टाइम इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं। तो शुरू करते हैं उसके उत्तर को। तो इसका जैसे आप देख रहे हैं कि एक आयताकार आधार वाला यानी कि एक रेक्टेंगुलर बेस वाला एक रिजर्वियर है यानी कि जलाशय है। तो ये एक आयत के आकार का है जिसकी चारों ओर जो है गलियारा बना हुआ है यानी कि कॉरिडोर बना हुआ है। तो इस कॉरिडोर से ये घिरा हुआ है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से लिखेंगे कि जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ये उत्तरी भाग की तरफ ये एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसी तरह से इधर से ये दक्षिणी भाग की तरफ से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये 2 सीढ़ियाँ जो हैं इसके तल तक यानी कि नीचे तक जाने के लिए बनाई गई हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलावरुद्ध यानी कि वाटरप्रूफ किया गया है। यानी कि ये जो ईंटें हैं इसमें ईंटों को जोड़ने के लिए जो है जिप्सम का प्रयोग किया गया है, जो कि सीमेंट में भी उसकी जमाने की स्ट्रेंथ के लिए आजकल भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये जिप्सम के गारे का प्रयोग करके उसके मोर्टर का प्रयोग करके इसको वाटरप्रूफ किया गया ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन लोगों का निर्माण कार्य के अंदर जो ज्ञान था वो कितना समृद्ध था। अब यहाँ पर ये जलाशय का एक मॉडल दिया गया है जिससे आपको इसके आसपास के जो सराउंडिंग्स में चीज़ें बनी हुई हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो इसके तीनों ओर जो हैं कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में बड़ा कुआं था और जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि बताया गया है कि ये जो जलाशय है इसके चारों तरफ तो गलियारा बना हुआ था और इसके 3 ओर यानी कि इधर इस तरह से ये 3 ओर जो है इसमें कक्ष बने हुए थे। और इनमें से एक कक्ष के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं इस कक्ष में जो है एक बड़ा कुआं भी बना हुआ था, जिससे कुएं से इसके अंदर पानी भरा जाता था और जब इसको खाली किया जाता था इस जलाशय को, तो ये एक बड़े नाले से ये पानी जो है बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये इसका निर्माण किया गया था। और इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 छोटे स्नानागार बने हुए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 8 स्नानागार, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हैं, 7 और ये 8। तो ये जो है स्नानागार बने हुए हैं। तो ये स्नानागार जो हैं छोटे ही संरचनाएं थी, यानी कि इतना बड़ा नहीं था, ये कक्ष के रूप में बनाए गए थे। तो एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने हुए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 स्नानागार जो हैं एक साइड में इस तरह से बनाए गए हैं और प्रत्येक स्नानागार से जो है नालियाँ गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। तो इन स्नानागारों का सारा पानी जो है ये बाहर जो इनके नाली बनी होती थी उनमें आ जाता था और फिर उससे बड़े नाले से बाहर निकाल दिया जाता था। और ऐसा भी संकेत मिला है कि इनका प्रयोग जो है
वो विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, यानी कि धार्मिक उत्सवों के मौके पर यहाँ पर जो है स्नान कार्य, जैसा कि हमारे यहाँ होते हैं आमतौर पर, जैसे कुंभ का स्नान आदि होता है, तो इस तरह से विशेष अनुष्ठानिक स्नान वगैरह करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में उनकी मौखिक शिक्षाओं को लिखा नहीं गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात वैशाली की जो सभा थी, यानी कि वैशाली संगति में उनकी शिक्षाओं को संकलित करके त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म के 3 बड़े ग्रंथ हैं, वो त्रिपिटक, जिनमें पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक में इनको लिखा गया। यानी कि वैशाली की जो संगति हुई थी, वैशाली की जो महासभा हुई थी बौद्ध धर्म की, उसके अंदर जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो बातें थी, जो गौतम बुद्ध के जीवन काल में जो मौखिक शिक्षाएं थी, उनको संकलित किया गया और इसमें कुछ नियम कायदे वगैरह भी बनाए गए और दर्शन के बारे में भी बताया गया। तो विनय पिटक में संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, जबकि सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी और अभिधम्म पिटक में उनसे जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दर्शन के विषय में वर्णन किया गया है, यानी कि फिलॉसफी जो है बौद्ध धर्म की वो इसमें बताई गई है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के पश्चात, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका में अशोक ने धर्म प्रचार करवाया था और वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ, तो वहाँ पर दीपवंश यानी कि द्वीप का इतिहास और महावंश यानी कि महान इतिहास नाम के ग्रंथ लिखे गए। तो बौद्ध धर्म के अंदर श्रीलंका का जो योगदान रहा है वो दीपवंश और महावंश के रूप में रहा है। पूर्वी एशिया में फैलने के पश्चात फाशियान और ह्वेनसांग, जो जिन्हें ह्वेन त्सांग भी कहते हैं, ये 2 चीनी यात्री थे कि भारत यात्रा के दौरान बौद्ध ग्रंथों को ये चीन ले गए थे, जहां उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो इस तरह से चीन ने भी बौद्ध धर्म के साहित्य को सुरक्षित रखने में और उसका प्रसार करने में योगदान दिया था। तो बौद्ध पांडुलिपियाँ काफ़ी समय तक बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। अब पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखित ग्रंथों के आधुनिक अनुवाद जो हैं वो तैयार किए गए हैं वर्तमान समय में। तो इस तरह से बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनको और भी समृद्ध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रॉलेट एक्ट के किसी एक प्रावधान का उल्लेख कीजिए। पंजाब के लोगों पर इस एक्ट के क्या प्रभाव पड़े? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि पहला जो पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के दौरान लड़ा गया, के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि जो अखबार वगैरह छपते थे उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को कारावास में डाल देते थे। युद्ध के पश्चात इसी प्रकार की शक्तियों के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया और इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। तो इस तरह से जो ये काला कानून था रॉलेट एक्ट, उसके द्वारा प्रेस की आज़ादी को कुचल दिया गया और साथ ही कोई भी राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए जो है किसी को भी बिना मुकदमा चलाए कैद करके 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। ऐसा अधिकार भी अंग्रेज सरकार को मिल गया। क्या पॉइंट है, पंजाब में एक्ट का घोर विरोध हुआ। अमृतसर में घटनाक्रम इतनी तीव्रता से चला कि 10 अप्रैल को पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाने के पश्चात लोगों ने बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले कर दिए। मार्शल लॉ लागू करके जनरल डायर की वहाँ पर नियुक्ति की गई और सारी कानून व्यवस्था जो है वो फौज ने अपने हाथों में ले ली थी।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग को दिखाया गया है एक चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार जनरल डायर के आदेश पर जो है गोलियां चलाई गई थी। तो यहाँ पर 69 लोगों के ऊपर जो जनरल डायर ने हत्याकांड करवाया गोलियां चलवाकर, वो नृशंस हत्याकांड के यहाँ ये चित्र जो है कुछ झलक पेश कर रहा है। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग में 69 लोगों पर जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध गोली चलवाई थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जलियांवाला बाग में 69 लोगों के ऊपर जो शांतिपूर्ण वहाँ पे विचार सुनने के लिए आए थे। बैसाखी जो कि सिखों का एक प्रमुख त्यौहार है और उस मौके पर जो है बैसाखी एक कृषि प्रधान जो राज्य है वहाँ के किसानों का जो कि मुख्य त्यौहार भी होता है, तो वो मनाया जा रहा था। तो वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ जो हैं वहाँ चलाई गई और सैकड़ों लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। जनरल डायर के अनुसार वह सत्याग्रहियों में डर और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। वो चाहता था कि लोगों के अंदर एक भय का वातावरण पेश कर दिया जाए ताकि कोई भी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आवाज़ ना उठा सके। तो एक डर और विस्मय का एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। तो इस तरह से लोगों की आवाज़ को दबा देने का ये एक प्रयास था। इसके परिणाम स्वरूप कई जगह जो है हिंसात्मक घटनाएं हुई और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के ऊपर जो सत्याग्रह किया था वो वापस ले लिया। तो ये जो है पंजाब का प्रभाव रहा, परंतु इस सत्याग्रह ने गांधी जी को एक सच्चा राष्ट्रीय नेता जरूर बना दिया था और पूरा देश जो है उनको पहचान गया था एक बड़े नेता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? यानी कि असहयोग आंदोलन जो है वो भारतीयों का अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रतिरोध था। तो वो किस तरह से था इसको आपको इसमें बताना है। तो इसका उत्तर है कि 1914 से 18 के विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी 2 वर्ष तक। जैसे कि आप जानते हैं कि बिना कार्रवाई करे, बिना कोई मुकदमा चलाए कैद में रखा जा सकता था। युद्ध के पश्चात सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। तो ये जो है सर सिडनी रॉलेट जो समिति थी उसकी सिफारिशों के बाद जो है वो जो कठोर कानून थे उनको जारी रखा गया और यह एक अन्यायपूर्ण निर्णय था क्योंकि जनसाधारण को युद्ध के दौरान सेवाओं के बदले में कुछ इनाम की आशा थी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने इस उम्मीद में अंग्रेजी सेना की मदद की थी, अंग्रेजी सरकार की मदद की थी कि उनके इन सेवाओं से प्रसन्न होकर भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ऐसी वो उम्मीद कर रहे थे, वो तो इनाम चाहते थे कि एक तरह से हमें इनाम मिलेगा उनकी मदद करने का, लेकिन हुआ उल्टा, उन पे और ज़्यादा कठोर जो है कानून बनाकर उनको सख्ती से दबाने की कोशिश की गई। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान चलाने के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के अंत में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे असंतोष में वृद्धि हो गई। गांधी जी ने उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण प्रतिरोध के रूप में असहयोग आंदोलन का निर्णय किया और उनको आशा थी कि खिलाफत के साथ, खिलाफत आंदोलन जो अली बंधुओं ने शुरू किया था, तो उनमें भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान जो मिलके वो औपनिवेशिक शासन का यानी कि अंग्रेजी शासन का अंत कर देंगे। इस आंदोलन के दौरान मुख्य गतिविधियां जो हुई वो ये थी कि स्कूल कॉलेजों को छोड़ना, वकीलों को अदालत में जाने से मना करना और श्रमिक वर्ग का हड़ताल पर जाना प्रतिरोध के उदाहरण थे। तो इससे पता लगता है कि ये आंदोलन जो है एक प्रतिरोध के रूप में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक का बटन दबाएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और हो सके वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।